पढ़ेंगे। अब से हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप नोट्स बनाओ और जो भी डाउट हो वो आप ग्रुप में सेंड करिए क्वेरी अपनी। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पार्टीशनिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे डायनामिक और फिक्स साइज्ड पार्टीशनिंग होती है और उससे क्या फ्रेगमेंटेशन होते हैं। दो तरह से फ्रेगमेंटेशन थे पार्टीशन करने पे। एक तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो कि स्टैटिक या स्टैटिक टाइप के पार्टीशनिंग में होती है, जैसे फिक्स साइज के। जैसे कि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमारा जो फ्रेम होगा यानी मेन मेमोरी, अब मेमोरी तो लिमिटेड होती है, अब उसी मेमोरी स्पेस में हमें सभी प्रोसेस को अलोकेट करना है स्पेस एग्जीक्यूट होने के लिए। और हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे रन भी करते हैं। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या फिर का जो केस था उसमें क्या था कि हमने मेमोरी की साइज़ पहले ही से ही फिक्स कर रखी हुई थी। तो उसके कारण से जो फ्रेगमेंटेशन अब डेवलप हुआ उसे हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का नाम दिया। और इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया कि डायनामिक पार्टीशनिंग को अलाउ किया कि मतलब जितने प्रोसेस की साइज़ होगी जिस हिसाब से उस हिसाब से हम मेमोरी का पार्टीशन करेंगे। तो ये था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का केस क्या था कि मान लो कि आपने डायनामिक पार्टीशनिंग की या फिर स्टैटिक, दोनों तरह के पार्टीशनिंग में कुछ स्पेस जो आपने अलोकेट किए हैं वो फ्री हुए हैं या फिर लास्ट में बच गए थोड़े से, तो उनको हम यूज़ नहीं कर पाते थे। कैसे नहीं यूज़ कर पाते थे कि उनको हम एक साथ मिला के यूज़ नहीं कर पाते थे। कि मान लो कि पहला प्रोसेस यहाँ पे है, देखो यहाँ 50 KB बचा हुआ है, यहाँ पे 280 बचा हुआ है, यहाँ पे 120 बचा हुआ है। ये हमारा पूरा मेन मेमोरी मान लो इसमें। तो मेन मेमोरी का जो पहला पार्ट होता है वो OS के लिए होता है, इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम बताए जा चुके हैं आप लोगों को। डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजर भी है ये, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, CPU शेड्यूलिंग, ये सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। तो जो हमारी मेन मेमोरी का पहला हिस्सा होगा वो किसके लिए रिज़र्व होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। उसके बाद मान लो यहाँ कोई प्रोसेस P1 है, उसके बाद नेक्स्ट होल है 50 KB का, फिर दूसरा उसके बाद का हिस्सा प्रोसेस P2 के लिए अलोकेट है, नेक्स्ट फिर हमें होल मिलेगा जो कि यूज़लेस है। तो अभी क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का केस क्या है कि इन सभी को आप एक साथ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये सभी मिलके एक साथ किसी प्रोसेस को अलोकेट नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि ये सभी कॉन्टिग्यूअस नहीं है। कॉन्टिग्यूअस मतलब अर्थात एक साथ नहीं है। तो अगर हम प्रोसेस को नॉन कॉन्टिग्यूअस स्पेस पे स्टोर कर सकें एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे टोटल मिला कितनी मेमोरी स्पेस बची? 50 बचे, 280 एंड 120, टोटल ऑलमोस्ट 450 KB इतना स्पेस बचा। लेकिन ये क्या, ये कॉन्टिग्यूअस नहीं है, मतलब एक ही जगह पे नहीं है। तो इसकी मैपिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, मतलब कहाँ पे फिजिकल एड्रेस है, कौन सा डेटा किसे, अब मान लो कि एक ही कोई प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसके एग्जीक्यूट होने के लिए आप अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग लोकेशन पे दोगे मतलब स्पेस, तो थोड़ी दिक्कत होगी मैपिंग करने के लिए। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि चलो ठीक है, हमारे पास जो मेमोरी स्पेस है वो अलग अलग जगहों पे है, छोटे छोटे होल्स के फ्रेम्स के रूप में है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांट ही देते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, प्रोसेस को भी इक्वल साइज़, जितने भी आपके फ्रेम की साइज़ है, यानी जहाँ मेमोरी का जो आपने पार्टीशन किया उसकी साइज़ के बराबर ही आपने पेजेस को डिवाइड कर दिया उसी साइज़ के इक्वल टू। अब क्या फ़ायदा होगा, इससे पेजेस हमारे सेपरेट हो गए। तो अब हम जो बीच में होल्स बचे थे उसको भी हम असाइन कर सकते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की, पेजिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसी को आपको बताना है, ये अगला टॉपिक है। और इससे पहले एक टॉपिक था कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्पेस बच गए हैं अलग अलग जगहों पे, उनको मिला के एक बड़ा सा मेमोरी स्पेस बढ़ाना, समझा। जैसे आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के कारण थोड़े थोड़े जगह बचेंगे, उस जगहों को एक साथ इंक्लूड करना, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंट करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो मतलब ये फ्रेगमेंटेशन की विपरीत की प्रक्रिया है। तो कॉम्पैक्शन को डीफ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या करते थे कि हम मेमोरी स्पेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते थे। क्यों तोड़ते थे? कि अलग अलग प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए। तो अब ये जो कॉम्पैक्शन होता है ये डीफ्रेगमेंटेशन होता है कि वापस से छोटे छोटे पार्ट्स को
एक साथ जोड़ना। ओके, अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि मान लो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने लोकेट किया हुआ है, उसमें कई सारे मेमोरी है, तीन प्रोसेस थे, P1 P2 एंड P3 एग्जीक्यूट हो रहे थे और बाकी जो था वो स्पेस बचा हुआ था। तो ये क्या है, यहाँ पे एक्चुअली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, इसको हम एक साथ एक जगह पे यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया कि रनिंग प्रोसेस को एक साइड कर लिया और जितने भी फ्री मेमोरी स्पेस थी उनको एक साइड कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो ये फ्री मेमोरी स्पेस है, मान लो कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसको 450 KB की मेमोरी स्पेस चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, अगर ये अलग अलग होल्स होते हैं तो क्या आप एग्जीक्यूट कर पाते? नहीं कर पाते। हाँ, अगर 50 KB का था तो आप शायद कर लेते, 280 था तो आप कर लेते 120, लेकिन अगर कहीं 450 या फिर 280 से ज़्यादा होता तो आप एग्जीक्यूट प्रोसेस को नहीं कर पाते। हमने क्या किया, जितने छोटे छोटे जगह बचे सबको मिला के एक बड़ा स्पेस बना दिया। अब इस जगह को हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस को अलोकेट करके एग्जीक्यूशन के लिए उसके। तो सभी प्रोसेसेस जो कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर थे उन्हें एक साइड कॉम्पैक्ट कर लिया गया, मतलब एक ही जगह पे रख लिया गया, जिससे कि फ्री मेमोरी स्पेस अब अन्य प्रोसेसेस के लिए उपलब्ध हो गए, मतलब जो भी अन्य प्रोसेस हो। ठीक, तो कॉम्पैक्शन के द्वारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या का समाधान होता है। ठीक, मैंने बताया था कि फ्रेगमेंटेशन दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या का समाधान होता है। अब हम पढ़ेंगे पेजिंग के बारे में। मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही कि पेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक बड़े प्रोसेस को या फिर एक किसी प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और यह प्रक्रिया पेजिंग कहलाती है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये पेजेस कहलाते हैं। तो अब पेजिंग का फॉर्मल डेफिनेशन, पेजिंग एक प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया पेजिंग कहलाती है। ओके, पेजिंग कहलाती है। अब देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, ये देखिए। मान लो कि यहाँ पे कोई हमारी मेन मेमोरी है, उसमें ऑपरेटिंग, पहला हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा, आपको पहले ही बताया जा चुका है। उसके बाद मान लो कोई प्रोसेस है जिसकी साइज़ 1 MB है, उसके बाद कुछ फ्री होल्स बचे हुए हैं। ठीक है, ये फ्री होल्स, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है 1 MB का, उसके बाद फिर से ब्लॉक्ड है फ्री। सॉरी, आपको यहाँ पे क्या है कि 1 MB की स्पेस फ्री बची हुई है होल, और इसके बाद हमारा कोई प्रोसेस एलोकेट है, फिर नेक्स्ट फिर 1 MB की प्रोसेस फ्री बची हुई है और ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई किसी का एलोकेट है। अच्छा, एक चीज़ और, ये ज़रूरी नहीं, मैंने तो यहाँ अपनी सुविधा के लिए 1 MB रखा है, हो सकता है कि वो 2 MB हो, 3 MB हो, और ये दोनों इक्वल ना हो। समझ में आया, मतलब कि दोनों ही फ्रेम या दोनों फ्री स्पेसेस ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम हो। या मान लो कि 1 KB भी हो सकता है, यहाँ 3 KB भी हो सकता है, यहाँ 2 MB भी हो सकता है, यहाँ 5 MB भी हो सकता है, अलग अलग स्पेस होंगे। ठीक, और आपके पास मान लो कि कोई नया प्रोसेस है, अभी कोई नया प्रोसेस आया जिसकी साइज़ क्या है, 2 MB है। क्या है, 2 MB है। तो क्या आप ये 2 MB के प्रोसेस आप 1 MB यहाँ 1 MB यहाँ एग्जीक्यूट करा पाओगे, दे पाओगे? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन चाहिए, और ये कॉन्टिग्यूअस तो है नहीं। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने अपने प्रोसेस को, जो कि 2 MB का था, इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, एक 1 MB का और 1 MB का। क्यों 1 MB का तोड़ा? क्योंकि जो हमारी फ्रेम अवेलेबल थी इसका साइज़ क्या था, 1 MB था। अब क्या करेंगे कि प्रोसेस के एक हिस्से को, इस वाले पार्ट को, और प्रोसेस के दूसरे हिस्से को, इस वाले पार्ट्स को हम अलोकेट कर देंगे, जिससे कि हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो देखिए जो भी मेमोरी स्पेस फ्री बची थी उसको यहाँ पे हमने फ्रेम्स में बांट दिया, डिवाइड करना, मेन मेमोरी को फिक्स साइज में डिवाइड करना, ये फ्रेगमेंटेशन है, और जो बनता है वो फ्रेम्स होते हैं। और इसी तरह जो प्रोसेस होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम पेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस पेज को, इस फ्रेम को अलोकेट करते हैं। लेकिन और ये जो पेज की साइज़ है ये फ्रेम की साइज़ के इक्वल होती है। तो यह प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट्स पेज कहलाते हैं। मैंने बताया ना कि जब हम प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं तो ये प्रक्रिया पेजिंग कहलाती है, और जो प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम पेजेस कहते हैं। ठीक है, साइज, जो कि पेज की साइज़ होती है, पेज की साइज मेन मेमोरी के फ्रेम साइज़ के इक्वल होनी चाहिए। मैंने बताया आपको पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की है। मान लो कि कोई मेमोरी है 16 KB, उसकी मतलब कैपेसिटी है 16 KB। ठीक, कितनी कैपेसिटी है, 16 KB। ओके,
तो हमने क्या किया कि उसको एक एक केबी के फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया। कितने फ्रेम्स बनेंगे? 16। और हमारे पास 4 प्रोसेसर्स है, P1, P2, P3 एवं P4। इसको भी हमने कितने केबी के साइज़ में तोड़ना होगा? फिर 1 केबी की। ओके, तो हमने क्या किया कि मान लो कि उसी ऑर्डर से करते हैं जिस ऑर्डर में हमें प्रोसेस मिला। तो पहले P1 को 4, P2 के 4, P3 के 4, P4 के 4, ऐसे हमने फ्रेम्स को अलोकेट कर दिया। अब मान लो कि प्रोसेस P2 और P4 जिन्हों की मेन मेमोरी या मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, उन्हें कोई IO कॉल आ गया। IO मतलब कोई इनपुट आउटपुट कॉल या फिर कोई अलग डिवाइस का कॉल। तो क्या करेंगे? उतने टाइम तक आपका जो प्रोसेस होगा वो आइडल केस में होगा। उसको मेन मेमोरी हमने अलोकेट कर दी लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि उस प्रोसेस को वहाँ से स्वैप आउट कर लेंगे, मतलब कि मेन मेमोरी से बाहर निकाल लेंगे और जो जगह बचेगी वहाँ पे हम किसी दूसरे प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने P2 और P4 को बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकालोगे तो दोनों की साइज़ कितनी थी? 4 तो हमारे पास 8K स्पेस बचेगा। तो देखो P2 P4 के IO ऑपरेशन के परफॉर्म करने के कारण उन्हें मेन मेमोरी से रिमूव कर लेते हैं या फिर स्वैप आउट कर लेते हैं। ओके, और मान लो उसी टाइम में कोई नया प्रोसेस आ गया P5 जिसकी साइज़ क्या है? 8K है। तो उसको हमने 8 पार्ट्स में तोड़ लिया क्योंकि हमारे फ्रेम साइज कितनी है? 1K। तो हमने 1K के 8 पार्ट्स बना लिए हैं और उसको हमने फिर से जो भी हमारे फ्री स्पेसेस थे वहाँ पे हमने एलोकेट कर दिए। तो ये नॉन कॉन्टिग्यूअस सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये अब देखो आपने फ्रेम्स को डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब मेन मेमोरी को, पेजेस को तोड़ लिया। अब दोनों की मैपिंग करनी होगी कि कौन सा पेज नंबर कौन से फ्रेम में स्टोर है या फिर कौन सा पेज का वर्ड कौन से फ्रेम में स्टोर है। तो ये सारा काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजर करता है या फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। इसका काम होता है कि फ़िज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को आपस में बाइंड करना, ओके, जोड़ना। तो ऐसा मान लो कि CPU है। CPU को आपको पहले पता है कि लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो रिलोकेटेबल एड्रेस होता है, यानी कि हम उसे वापस से रिलोकेट कर सकते हैं। और इसके अंदर CPU जो एड्रेस जनरेट करता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पेज नंबर और दूसरा होता है ऑफसेट। अब ये CPU जो जनरेट करता है उसको लॉजिकल एड्रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट होता है कहाँ पे? CPU में। ठीक है, तो जो CPU प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस क्या कि जो एड्रेस होंगे क्या कहलाएंगे? लॉजिकल एड्रेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लॉजिकल एड्रेस। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेज नंबर और ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ही कौन सा वर्ड की स्टोरेज। ठीक, और इसी तरीके से जो हमारा फ्रेम नंबर होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रेम नंबर और ऑफसेट। ऑफसेट की वैल्यू दोनों ही केस में सेम होगी लेकिन पेज नंबर और फ्रेम नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जैसे पेज नंबर कन्वर्टेड इनटू फ्रेम नंबर, ये काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजर के द्वारा। ठीक, तो हम पेज नंबर की फ्रेम नंबर से मैपिंग मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट द्वारा किया था। और करने की ज़रूरत भी पड़ेगी कि आपका जो पेज नंबर है, मान लो कुछ भी, उसको आपने कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर किया, ये ढूंढना पड़ेगा ना हमने, क्योंकि नॉन कॉन्टिग्यूअस कर दिया। कॉन्टिग्यूअस तो है नहीं कि लगातार एक ही जगह पे स्टोर है, ये नॉन कॉन्टिग्यूअस केस हो गया है। ठीक, तो इस केस में हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी और उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। मान लो कि CPU है, CPU ने कोई एड्रेस जनरेट किया, जो लॉजिकल एड्रेस, उसके 2 पार्ट्स पेज नंबर और ऑफसेट। और जो हमारा फ्रेम होगा उसके भी 2 पार्ट्स फ्रेम नंबर और ऑफसेट। और ये कहाँ स्टोर होंगे? मेन मेमोरी में। लेकिन ये पेज नंबर और फ्रेम नंबर आपस में इन दोनों को मैपिंग करानी होगी और ये कौन करेगा? पेज मैप टेबल, PMT बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? PMT बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर और फ्रेम नंबर, यानी कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में स्टोर है, इसकी पूरी जानकारी इस टेबल में होती है, जिसके माध्यम से हम किसी ऑफसेट तक पहुँच सकते हैं। ठीक, पेज मैप टेबल। डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं पेजिंग की। अब पेजिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ है जिसके एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। अब पेजिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें एक पेज मैप टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पेज मैप टेबल। क्यों बनाना पड़ रहा है पेज मैप टेबल? हमें पेज मैप टेबल इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमने जो प्रोसेस था उसको कई पार्ट्स में तोड़ लिया। तोड़ के उसको हमने बड़े प्रोसेस को पेजेस में कन्वर्ट कर लिया और हमने उन पेजेस को नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया है।
मतलब नॉन कॉन्टिग्यूस जी। हमें करना क्या था, कॉन्टिग्यूस। अगर कॉन्टिग्यूस करते तो आपको आसानी होती कि कोई एक पर्टिकुलर पेज कहीं पर स्टोर है और बाकी के जो भी पेज नंबर होंगे वो उसी के बाद होंगे, तो हम उसे ढूंढ लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नॉन कॉन्टिग्यूस कि अगला पेज नंबर कहाँ पे होगा, ये किस फ्रेम पे होगा, ये आवश्यक नहीं है कि वो उसी के अगला क्रम हो। ठीक, तो उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे है कि मान लो आपका प्रोसेस था P5, इसके 8 साइज़ में हमने बांट दिया क्योंकि प्रोसेस की साइज़ कितनी थी, 8 के। अब इसके जो एक नंबर के पेज पे 10th वर्ड्स क्या होगा, ये 10 जो है ये उसका ऑफसेट है। तो ऐसा मान लो कि फ्रेम हमारा है तो P1 है, कहाँ पे स्टोर है, P1 का, सॉरी P5 का दूसरा पार्ट का फ्रेम नंबर 4 पे है, P5 का दूसरा पार्ट 5 नंबर पे है। तो इसको जो हम मैप करेंगे तो पेज मैप टेबल में हमारा जो पेज नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और उसका जो फ्रेम नंबर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो और दोनों का जो वर्ड ऑफसेट होगा वो क्या होगा, 10 होगा। इसके द्वारा हम उसको मैप करेंगे। और पेजिंग का दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि मेमोरी पेजिंग मेमोरी एलोकेशन के यूज़र व्यू को प्रिजर्व नहीं करता। ठीक है, कि मेमोरी जो एलोकेट कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है ये हम यूज़र्स को नहीं दिखा पाते, प्रिजर्व नहीं कर पाते। तो यही दो बेसिक डिसएडवांटेज थे। और पेजिंग के माध्यम से हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या का समाधान करते हैं। और पेजिंग का एक और एक्सटेंडेड वर्जन होता है डिमांड पेजिंग, जिसके बारे में डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पेजिंग इनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में, सेगमेंटेशन क्या होता है, और उसके बाद आपका वर्चुअल मेमोरी। दो टॉपिक्स हमारी मेमोरी मैनेजमेंट में बची हुई थी, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए।